ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। देश में पहली बार कोविड-19 से उबरे हुए लोगों की संख्या संक्रमित लोगों से अधिक हुई है। आज सवेरे 9 बजे तक 1,35,206 लोग संक्रमण से मुक्त थे, जबकि 1,33,632 लोग संक्रमण युक्त थे। देश में संक्रमण मुक्ति की दर अभी 49% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 6,000 लोग कोविड-19 से मुक्त हो चुके हैं। संक्रमण के कुल मामलों में पॉजिटिव केस कम हुए हैं और मुंबई शहर ने महामारी पर काबू कर लिया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ एक मुठभेड़ में जम्मू और कश्मीर के शोपियां स्थित सुगू गांव में 3 आतंकी मारे गए हैं। असम के तिनसुकिया जिले में क्षतिग्रस्त तेल कुएं में भीषण अग्निकांड के चलते 2 लोग मारे गए। 1600 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। ये आग स्थानीय जैव विविधता के लिए अत्यंत घातक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति रॉड्रिगो दुतेर्ते से बात की है। दोनों नेताओं ने कोविड-19 की महामारी पर काबू पाने के उपायों पर चर्चा की है। श्री दुतेर्ते ने भारत से फिलीपींस भेजी गई आवश्यक दवाओं की खेप के लिए उसका धन्यवाद किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले देख उसे बीच-बीच में लॉकडाउन लागू करने की सलाह दी है। पिछले सप्ताह वहां तमाम प्रतिबंध हटा लिए गए थे। कल बुरुंडी के राष्ट्रपति नकुरुनजिजा की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उनका कार्यकाल समाप्त होने को था। देश में 7 दिन का शोक घोषित किया गया है। यूरोपीय संघ ने लीबिया में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है। हाल के हफ्तों में संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकारी सुरक्षा बलों ने देश में अपनी स्थिति मजबूत की है और विद्रोही सरगना खलीफा हफ्तार की सेनाओं को उनके ठिकानों से हटाने में सफल रही हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सेसिल रोड्स का स्टैचू हटाने की मांग की है। सेसिल रोड्स दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का एक विशेष चेहरा थे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता अनुभाग से प्राप्त होते हैं। रामचरितमानस के प्रारंभिक मंगलाचरण के पश्चात तुलसीदास ने सर्वप्रथम गणपति की वंदना की है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के पश्चात गुरु की वंदना की गई है, जो नर रूप में हरि के प्रतिरूप हैं। बुद्धिरा
पंगु चढ़ाई गिरि बर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवौ सकल कलिमल नील सरोरुहस्या तरुण अरुण मारिजनयन, करौ सो मम उरधाम, सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह, उमानमन करुणायन, जाहि दीन परनीह, करौ कृपा मर्दन मयन। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारो। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करणी। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोहटम सोस प्रकाशो, बड़े भाग उरावई जासो। उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवर जनी के, सूझहि रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। जथा सुअंजन अंजितृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत
सैलवन् भूतल भूरि निधान गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय दृग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन वरनउ राम चरित भवमोचन बंदउ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विसद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जेहि जग जस पावा मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेधमय कलिमल हरणी परम कथा रविनंदनी बरनी हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सबहि सुलभ
एक अच्छा नेता होने के लिए ये जानना आवश्यक है कि क्या किया जाए और क्यों किया जाए। केवल उत्साह, प्रेरणा, योग्यता और कामों को सही तरीके से करना ही पर्याप्त नहीं है। ये जानना भी आवश्यक है कि सही काम आखिर है क्या। इसके लिए जरूरत है नैतिक नेतृत्व की। नैतिक नेतृत्व के दो मुख्य पहलू हैं: अपने सच्चे स्वरूप को जानना और दूसरों की सेवा करना। सच्चे नेता को स्वयं के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि वो अपने आंतरिक नैतिक कंपास के संपर्क में आ सके, जो फिर उसके कार्यों को निर्देशित करेगा और उसके पीछे चलने वालों को भी सही मार्गदर्शन देगा। एक नेता की तरह आचरण करने के अलावा हमारे अंदर एक सच्चे नेता के गुण, व्यवहार और आदतें भी जरूरी हैं। एक सच्चा नेता अपने अस्तित्व की सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखता है। वो अपने उदाहरण द्वारा दूसरों को प्रेरित करता है कि वे भी प्रभु की आदर्श संतान बन सकें। एक नेता अपने हृदय और आत्मा के अंदर झांकता है, आत्मविश्लेषण करता है और अपने भीतर की आत्मिक शक्ति के संपर्क में आता है। वो आत्मा की असीम शक्ति के साथ जुड़ जाता है तथा चरित्र और इच्छा शक्ति के अद्वितीय बल का प्रदर्शन करता है। फिर भी उसका व्यवहार बेहद नम्रता और करुणा भरा होता है। सच्चा नेतृत्व केवल एक विशेष ढंग से आचरण करना नहीं है। सच्चा नेतृत्व तो वो है जो हमारी भीतरी सच्चाई का प्रतिबिंब हो। कई लोग केवल साधारण दिनचर्या में ही व्यस्त रहते हैं, जैसे जागना, तैयार होना, खाना, पैसा कमाने के लिए काम करना, घर लौटना और अगले दिन फिर यही सब करना। हमारा जीवन बड़े होने, नौकरी या व्यवसाय, परिवार की देखभाल और फिर संसार को छोड़कर चले जाने में ही व्यतीत हो जाता है। क्या यही जीवन है? समझ में आता है कि कोई उच्चतर शक्ति है जो हमारा मार्गदर्शन कर रही है। यही आध्यात्मिक शक्ति, नैतिकता, सद्गुण और जीवन का स्रोत है। ये शक्ति हम में से हरेक के भीतर मौजूद है और हमें अवगत भी करवा रही है। नेतृत्व का जो दूसरा पहलू है वो है सेवा। नेता को सबसे पहले एक सेवक होना चाहिए। दूसरों की सेवा करने से ही हमें उनका नेतृत्व करने का अधिकार मिलता है। नेतृत्व अति गहन और निरंतर चलने वाले आत्मविश्लेषण से ही उत्पन्न होता है। ये व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास और सेवा के प्रति समर्पित जीवन का चयन करना है। हम अपने आंतरिक आध्यात्मिक स्रोत के साथ जुड़ जाएं, तो हम ऐसे नेता बन सकते हैं जिनका जीवन दूसरों को भी प्रेरणा देगा। लीजिए अब सुनिए सामयिक वार्ता। विषय है कोविड-19 के बीच पाकिस्तान का आर्थिक संघर्ष। आलेख समाचार विश्लेषक कौशिक रॉय का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। पाकिस्तान दोहरी चुनौतियों के प्रभाव का सामना कर रहा है। इनमें पहली तो कोविड-19 महामारी है और दूसरी अत्यधिक आर्थिक कठिनाई की चुनौती है। ये चुनौती देश के सबसे बदतर स्थितियों में से एक के दौरान आई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एक बेल आउट पैकेज जारी करने के दौरान लगाई गई कड़ी शर्तों के कारण
पाकिस्तान पहले ही कठिन आर्थिक संकट से गुजर रहा था। गत वर्ष के बजट में पाकिस्तान ने जीडीपी के 0.6% के एक प्राथमिक घाटे का लक्ष्य निर्धारित किया था। छूटों को कम करने, विशेष प्रबंधनों को घटाने और कर प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए कर नीति राजस्व में लामबंदी के उपाय का समर्थन इसे मिलना था। पाकिस्तान को कर राजस्व उत्पन्न करने में बार बार संघर्ष करना पड़ा है। IMF के बेलआउट पैकेज का उद्देश्य सार्वजनिक वित्त को दुरुस्त करना तथा कर नीति और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सार्वजनिक ऋण में कटौती करना तथा कर भार के पारदर्शी वितरण और इसमें अधिक समानता को सुनिश्चित करना था। इस बेल आउट के पहले अंश को जारी करते हुए IMF ने कहा था कि पाकिस्तान के ऊर्जा क्षेत्रों तथा राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों में लागत उगाही की एक योजना दुर्लभ सरकारी संसाधनों को खाली करने वाले अर्ध राजकोषीय घाटे को कम करने में मददगार होगी। बहरहाल इस कारण देश में बिजली खर्च तथा पेट्रोलियम उत्पादों की लागत में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। IMF के इस बेल आउट ने देश में राजनीतिक तीखेपन को दूर किया। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में चौतरफा वृद्धि हुई। इस वर्ष की शुरुआत में पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था। वर्तमान में 1,10,000 से अधिक पाकिस्तानी कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि लगभग 35,000 लोग ठीक हो चुके हैं और इस संक्रमण से 2,216 रोगियों की मृत्यु हो चुकी है। कोविड-19 महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। इन हालातों के बीच IMF ने अचानक पाकिस्तान को सरकारी कर्मचारियों के वेतन को रोकने को कहा है। बहरहाल इस्लामाबाद ने कहा है कि यह सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं करेगा, क्योंकि मुद्रास्फीति से सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशन धारकों की रक्षा करने के लिए ये आवश्यक है। 12 जून को पाकिस्तान अपना बजट पेश कर सकता है। इमरान खान सरकार राजकोषीय समेकन तथा आर्थिक विकास में एक गति प्रदान करने की निरंतरता बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। इसने फिर इस बात का खुलासा किया है कि IMF के मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अनुसार सरकार जब अगला बजट पेश करेगी तब IMF कार्यक्रम की 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विस्तारित कोष सुविधा की बहाली होगी। नए बजट में एक सांकेतिक प्राथमिक घाटे को दर्शाते हुए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य के 90% हिस्से वाले एक उच्च तथा अस्थिर सार्वजनिक ऋण के कारण बनी स्थिति से निपटने के लिए IMF ने लगातार पाकिस्तान को राजकोषीय समेकन के लिए प्रेरित किया है। आम पाकिस्तानियों के लिए ये राजकोषीय वर्ष सबसे बदतर वर्ष था, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP के अनुसार नीति निर्माताओं को ब्याज दरों को बढ़ाने के लिए बाध्य करने वाली विश्व की उच्चतम मुद्रास्फीति को यहाँ के लोगों ने झेला है। SBP द्वारा जारी अप्रैल महीने के मुद्रास्फीति मॉनिटर ने कहा है कि न केवल विकसित अर्थव्यवस्थाओं बल्कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भी पाकिस्तान में मुद्रास्फीति उच्चतम रही है। वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए SBP ने ब्याज दरें बढ़ाई थीं, लेकिन उच्च दरें हानिकारक साबित हुईं, क्योंकि इससे मुद्रास्फीति और बढ़ गई, जबकि निजी क्षेत्रों ने औद्योगिक विकास तथा सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने वाले महंगे धन का ऋण लेना बंद कर दिया। जनवरी 2020 में मुद्रास्फीति 12 वर्षों के उच्चतम स्तर 14.6% पर थी। बढ़ते मूल्य के प्रतिक्रिया स्वरूप SBP ने ब्याज दरों को 13.25% तक बढ़ा दिया। बहरहाल कोरोना वायरस महामारी ने मांग के संकुचन को बढ़ाया है। देश के अग्रणी बैंक को ब्याज दरों में 8% की भारी कटौती करने को बाध्य होना पड़ा। दरों में कटौती की घोषणा के साथ ही मई महीने में मुद्रास्फीति गिरकर 8.2% पर आ गई, जो इस महीने के SBP के पूर्वानुमान से बहुत कम है। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए जुलाई मई की मुद्रास्फीति स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के 10.94% के पूर्वानुमान से भी नीचे चली गई। इसके और नीचे गिरने की आशा की जा रही है।
पाकिस्तान ने 2 महीने में तीसरी बार पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कटौती की है, जिस कारण उत्पादन लागत और परिवहन खर्च तो काफ़ी कम हुए ही साथ ही मुद्रास्फीति में कमी आई। कोरोना के बाद के परिदृश्य में पाकिस्तान कैसे अपनी अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करता है, इसे देखा जाना शेष है। लॉकडाउन की अवधि के दौरान देश के अग्रणी बैंक ने आर्थिक मंदी से निपटने के लिए कई उपायों की घोषणा की थी। IMF ने इसकी स्वीकृति दी है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। आगे का रास्ता इस्लामाबाद के लिए कठिन हो सकता है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।